विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने सुनो किशोरी भाग 1 पाठ का अध्ययन किया, जिसकी लेखिका है आशा रानी बोहरा। इस पाठ को आपने नवीन पत्र शैली में पढ़ा, जिसमें एक माँ अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें ऊंची उड़ान उड़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हमें अपनी निगाह धरती पर टिकाए रखना है, अपने जीवन की वास्तविकता को समझना है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी संस्कृति को अपना रही है। यह हमारी भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना है। युवा वर्ग तो समाज और देश के लिए आशा की किरण है। आज हर भारतीय किशोर या किशोरी को इस तथ्य को समझना चाहिए। अब पाठ के आगे के भाग का हम अध्ययन करेंगे। अब हम पाठ के अगले परिच्छेद की ओर बढ़ते हैं। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति होता है बदलाव, कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़रूरी हो तो सोच समझकर ये दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। उनकी पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखें, जानें, जांचें, परखें। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, राह का रोड़ा होता है रास्ते की रुकावट। प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। सहभागी होता है साथ देना। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत होता है फिर से लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर लें। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति ना कठिन होगी और ना असफल। तो इस परिच्छेद में माँ जो है वो बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम अपनी सहेली रचना को समझाओ कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव चाहती हो, तो तुम्हें इस बदलाव के आने के उपरांत ना जाने कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, और जल्दबाजी में लिया गया फैसला तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मूर्खता का कारण होगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारी पढ़ाई का ये प्रथम वर्ष ही है, और ऐसे में अभी तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। सोच समझकर तुम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकती हो। जब तुम्हारी कॉलेज जीवन की अवधि जो है, समय जो है वो समाप्त हो जाएगा और तुम एक दूसरे को अच्छे से जांच लोगे, उसके बाद तुम कोई भी निर्णय जो है वो ले सकते हो, और इतनी जल्दी या जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कदम जो है वो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए हो सके तो अपनी स्थिति और हालात के अनुसार तुम्हें जो है वो अपने जीवन का यह फैसला लेना चाहिए। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन होता है कोशिश के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में
पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही असफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। मैं समझती हूँ रचना कि इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता ना करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है। उसमें हस्तक्षेप करना भी। हस्तक्षेप करने का अर्थ होता है बीच में दखल देना। रचना की इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने का अर्थ होता है अनुचित काम के लिए भला बुरा कहना। करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। कन्नी काटना मुहावरा है, बचकर निकल जाना। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। माँ अपनी बेटी को यह राय देती है कि तुम्हें रचना को समझाना चाहिए कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपनी पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना जो है वो बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है। इससे तुम्हें जल्दबाजी में लिया गया ये कार्य तुम्हारे लिए कष्ट का कारण बन सकता है, क्योंकि यह फैसला तो ज़िंदगी का एक अहम फैसला है। मैं समझती हूँ कि रचना की इस मूर्खतापूर्ण बात से तुम्हारा निर्णय सही है, लेकिन फिर भी हो सके तो तुम्हें अपनी सहेली के हित अहित को देखते हुए समय पर उसके साथ सहयोग देना भी उचित है, क्योंकि अगर ऐसे समय में तुम उसका साथ नहीं दोगे तो हो सकता है कि उसे तुम्हारी बात बुरी लगे और वह तुम्हें देखकर तुम रास्ते से हटने की कोशिश करे। इसलिए संभल कर तुम्हें बहुत सूझबूझ के साथ इस बात को संभालना चाहिए। एक मित्र होने के नाते तुम्हें उसकी समय समय पर सहायता देते हुए उसे उचित राय देनी चाहिए। दोष अकेली रचना का भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है और उसके परिवेश का है, जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। इस अलहड़ होता है नासमझ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है। अंतर्मुखी होना अपने भीतर झांककर सोचना, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसी ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें
और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टी तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। तो यहाँ पर सुगंधा की माँ जो है वो उसे समझा रही है कि इस समय जो रचना के साथ स्थिति बनी हुई है उसमें केवल उस लड़की रचना का ही दोष नहीं है। ये तो एक उसकी नासमझ उम्र का है और दूसरा उसके हालात का। हो सकता है कि उसे शायद अच्छे संस्कार जो हैं वो प्राप्त नहीं हुए हैं, जिस कारण से वो किसी युवक की मीठी मीठी बातों में आकर उसे सब कुछ समझने लगी है। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कार्य जो है वो मूर्खता कर बैठता है और बाद में फिर उसे पछताना पड़ता है। लेकिन उस समय पछताने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि समय जो है वो गुज़र जाता है। इस नासमझ उम्र में लड़की को अपने माता पिता के संरक्षण में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वह ऐसी अवस्था में अकेली पड़ जाती है और अपने ही मन की सोचने लगती है तो फिर उसका यह स्थिति में आना निश्चित है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है तो उसे अपना हमदर्द समझने लगती है और अपने परिवार से वह कटी चली जाती है। यदि रचना की स्थिति सचमुच तुम्हें ऐसी ही लगती है तो तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसे समझना इस समय बहुत मुश्किल है और ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि तुम्हारी दोस्ती जो है उसमें भी दरार पड़ जाए। क्योंकि रचना जो है इस समय भावुक हो चुकी है और वो तुम्हें शायद अपना दोस्त की जगह दुश्मन या शत्रु समझने लगे। तो इस समय तुम्हें बहुत समझदारी के साथ उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहन की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य ना हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन होता है सलाह ले। यह भी संभव ना हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जुड़ने से निजात पा सकती है। निजात पाना, छुटकारा पाना। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। सुगंधा की माँ अपनी बेटी को एक अच्छी सहेली का कर्तव्य निभाने का निर्देश जो है वो देती है। वह कहती है कि एक अच्छी सहेली के नाते तुम्हें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना होगा और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार से कटी हुई है तो उसे जोड़ने की तुम क्या करो, कोशिश करो। जैसे तुमने
अपने मन की बात को पत्र द्वारा मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की है, वैसे ही तुम रचना को भी यह बात समझाओ कि तुम अपनी माँ को पत्र लिखकर अपने मन की बात अपनी माँ से कह दो। और अगर उसकी माँ इस योग्य ना रहे तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से भी सलाह ले सकती है। यदि ऐसा भी करना संभव नहीं है तो फिर वह किसी सहेली या रिश्तेदार से इस विषय पर बातचीत करके उनसे परामर्श ले। यदि फिर भी उसकी समस्या का कोई हल नहीं निकलता है तो फिर तुम आज की उसकी मन की स्थिति को समझो और जब उसका मूड अच्छा हो तब उसकी परिस्थिति और उसके हालात को देखकर वह अपने मन के द्वारा क्या कहना चाहती है यह विचारों से तुम उससे पूछने की कोशिश करो, जिससे इस समस्या का हल जो है वो आसानी से निकल जाए। एक शुभ चिंतक सहेली के नाते शुभ चिंतक होता है अच्छा सोचने वाला। के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा होता है इच्छा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत होता है परिचित करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। आगाह करना, सूचित करना। यदि तुम्हें लड़का निर्दोष है, निश्चल होता है छल रहित, छल धोखा देने वाला, अपने प्यार में सच्चा या अडिग लगता है तो दोनों की पढ़ाई के अंत तक परीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। यहाँ एक अच्छे मित्र की भूमिका निभाते हुए रचना वंदा की माँ का कहना है कि यदि तुम एक अच्छी सहेली हो और अपनी सहेली का भला चाहती हो तो ऐसे समय पर तुम्हें उसका पूरा साथ देना होगा। हो सकता है कि इस समय तुम्हारी ये सब बातें उसे बुरी लगें और वह तुम्हारा साथ छोड़ना चाहे, लेकिन ऐसे समय में तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ना है और धैर्य और हिम्मत के साथ तुम्हें उसकी इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि यह तो तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। यदि तुम ज़रूर समझो तो उस लड़के से भी बात कर सकती हो कि उसकी इच्छा क्या है और उस लड़के को तुम अच्छे से समझाकर यह कह सकती हो कि जब तुम दोनों की पढ़ाई का अंत हो जाए तब तक तुम्हें जो है वो अपनी दोस्ती को बनाए रखना है और अपनी पढ़ाई पूरा होने के बाद ही तुम्हें कोई निर्णय जो है वो लेना है जो तुम दोनों के लिए तुम्हारे लिए हित का कारण बने। यहाँ तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान
उससे कोई गलत कदम ना उठाने का वादा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप में लागू होती हैं। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना तुम्हारी माँ। सुनो किशोरी पत्र संग्रह से लिया गया पाठ है। पर यहाँ तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। तुम रचना का विश्वास तुम्हें जीतना होगा। कहीं ऐसा न हो कि वो कोई गलत कदम उठाए और उसे जो है वो किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े। तो यह समय जो है वो बहुत सूझ समझ के साथ तुम्हें करे। ऐसे समय में तुम्हें बहुत सोच समझकर कोई भी कदम उठाना होगा। यह बात जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, यह बात केवल बेटी के लिए ही नहीं दी जा रही है। यह सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा और बेटी दोनों के लिए समान रूप से जो है वो लागू होती हैं, क्योंकि आज किशोर और किशोरी दोनों ही ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में तुम अवश्य ही मुझे जानकारी देना। तुम्हारी माँ। लेखिका कहना चाहती है कि युवा वर्ग किसी भी समाज व देश के लिए आशा की किरण है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपनी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को अपनाना नहीं चाहती है और पश्चिमी संस्कृति को अपनाती जा रही है। लेकिन किशोर और किशोरी को अपनी भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हमें नए मूल्यों को स्वीकार तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इन नए मूल्यों को हमें अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा की भूमि पर उतार कर ही स्वीकार करना होगा। धन्यवाद।